नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकलव्य आईएएस देहरादून। दोस्तों आज बात करेंगे हम आपके प्रधानाचार्य परीक्षा से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है एजुकेशनल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इस पेपर की यूनिट 5 का सब टॉपिक 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है ऑफिस मैनेजमेंट या कार्यालय प्रबंधन। हम जानेंगे कि कार्यालय प्रबंधन होता क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिस मैनेजमेंट है क्या है, कार्यालय प्रबंधन है क्या। देखिए, ऑफिस मैनेजमेंट या कार्यालय प्रबंधन उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें प्लानिंग की जाती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है और कंट्रोलिंग की जाती है। किसकी? ऑफिस एक्टिविटीज़ की, कार्यालय की गतिविधियों की। कार्यालय की गतिविधियों की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। किस लिए? ताकि हासिल हो सके, अचीव हो सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कार्यालय के ऑब्जेक्टिव और गोल। और किस तरह हासिल हो सके? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, बेहतरीन तरीके से वो हासिल हो सके। तो इसीलिए हमें जरूरी होता है कि हम कार्यालय को मैनेज करें, ऑफिस को मैनेज करें। ऑफिस को मैनेज करने का अर्थ है एक व्यवस्थित तरीके से उसको चलाना, है ना। एक ऐसे तरीके से उसे चलाना ताकि हमारे जो भी लक्ष्य हैं कार्यालय के, चाहे वो कार्यालय किसी विद्यालय का हो, किसी अस्पताल का हो, किसी एनजीओ का हो, है ना, या किसी कॉरपोरेट सेक्टर का हो, हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हासिल करना है तो हमें कार्यालय मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कार्यालय मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई फंक्शंस हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 4-5 यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी कार्यालय मैनेजमेंट में आता है हर तरह के पत्राचारों का संचालन, यानी कोई भी कम्युनिकेशन, चाहे आपको कार्यालय के भीतर अपने कर्मचारियों से पत्राचार करना हो, है ना, या उनसे कम्युनिकेशन करना हो, वो आता है। उनको कोई जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना प्रदान करनी हो, या बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई आपका एक्सपोर्टर है, कोई इंपोर्टर है, या कोई और कार्यालय है जिससे आप संबंधित हैं, उसको आपको ईमेल भेजनी है, पत्र भेजना है, टेंडर लेटर भेजने हैं, तो वो सब देखना क्या है, कार्यालय का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। उसको मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम कार्यालय प्रबंधन का है वो है कार्यालय के जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो आपके कंप्यूटर हो, चाहे वो फोटोस्टेट मशीन हो, बिजली के उपकरण हो, या कोई भी अन्य तरह के उपकरण हो, उनकी समय समय पर देखभाल करना या मेंटेनेंस करना। क्योंकि अगर ये उपकरण सही से काम करेंगे तभी तो कार्यालय के काम भी सुचारू रूप से चल पाएंगे। अगर आपके टाइपिंग बोर्ड सही होंगे, कंप्यूटर सही से काम करेंगे, तभी तो आप कार्यालय को इफ़ेक्टिवली काम में ले पाएंगे, आपके टाइपिस्ट अच्छे से काम कर पाएंगे, आपके अकाउंटेंट्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो कार्यालय के जितने भी उपकरण हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करने वाले होने चाहिए, इसलिए उनका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब कार्यालय कोई भी हो, उसमें हमें बहुत सारे संसाधन चाहिए होते हैं। हमें पेपर चाहिए होता है, स्टेशनरी चाहिए होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिनकी समय समय पर ज़रूरत होती है, उन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है। तो कार्यालय प्रबंधन का ये भी काम है कि आवश्यक संसाधन जो किसी भी कार्यालय में के सुचारू संचालन के लिए जरूरी है, उनकी आपूर्ति को निर्बाध रूप से जारी रखे या उनका प्रॉपर प्रबंधन करे। एक चौथा जो काम है वो है कि संगठन या कार्यालय के बजट की देखभाल करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना,
सैलरी क्रेडिट समय पर हो, कोई बिल चुकाना है बिजली का या कोई और बिल है किसी चीज़ का, उसको प्रॉपर समय पे उसको पे करना, यानी सारे अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करना, ये भी हमारे कार्यालय का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पांचवा चीज़ जो हम कार्यालय प्रबंधन में देखते हैं कि वो ये है कि कार्यालय में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाए रखना है जिससे क्या हो, कार्यालय का जो भी माहौल हो वो उत्पादक हो, सामंजस्यपूर्ण हो और लोग उत्साही हो उस कार्यालय में काम करने के लिए। यानी एक ऐसा माहौल हो, फ्रेंडली माहौल हो और जिसमें लोग अपने को जुड़ा हुआ महसूस करें, इस तरह का माहौल बनाने का प्रयत्न करना भी कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ये तो हुआ मोटा मोटा कार्यालय प्रबंधन का अर्थ, क्या कार्यालय प्रबंधन होता क्या है और वो करता क्या है। अब हम देखेंगे कार्यालय प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो पहला जो उद्देश्य कार्यालय प्रबंधन का है वो एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, संचालन में दक्षता। नंबर 1 संचालन, जस्ट जैसे मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि कार्यालय प्रबंधन का मेन काम ये है कि वो स्ट्रीमलाइन करता है पूरी प्रोसेस को, चीज़ों को व्यवस्थित करता है, संचार को व्यवस्थित करता है, मेंटेनेंस करता है चीज़ों की। तो जब वो ऐसा करता है तो वो एक तरह से पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है, और जब वो स्ट्रीमलाइन करता है तो समय की बचत होती है ना, और परिचालन लागत कम आती है और काम बहुत एफिशिएंटली होता है। तो पहला फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एफिशिएंसी बना के रखना सारे ऑपरेशंस में, चीज़ों को व्यवस्थित करना, मेंटेन करना, सही जगह पे सही चीज़ को रखना। तो दैट इज एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कार्यालय प्रबंधन का है वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन या संसाधन उपयोग। तो कार्यालय प्रबंधन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो ये ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की, किसी भी संसाधन की, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या वो कोई नॉर्मल रिसोर्स हो, संसाधन हो, उसकी कमी ना हो, है ना, या फिर वो ओवर भी ना हो, एक्सेस में भी ना हो। कोई चीज़ ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना हमारे पास कार्यालय में रहना चाहिए। ठीक है, यानी ये सुनिश्चित करना कि कार्यालय में सप्लाई, संसाधनों की सप्लाईज शॉर्टेज भी ना हो और उनकी एक्सेस भी ना हो। इससे क्या होगा, लागत में कमी आएगी और चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलेंगी और बर्बादी कम होंगी। इसके अलावा कार्यालय रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कार्यालय व संगठन के उपकरणों की आपूर्ति व स्थानों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। एक तो जैसा मैंने बताया कि उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित हो, कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर आ जाए, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर समय पे आ जाए जितना चाहिए, है ना। कोई जगह खाली है तो वो बेकार नहीं जानी चाहिए, कोई कमरे खाली हैं, कोई स्पेस खाली है तो उन स्पेस का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना या करवाना कार्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। यानी कहने का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव और फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का समन्वयन। विभिन्न विभागों में एक तरह का कोऑर्डिनेशन करना, विभिन्न विभागों को अलाइन रखना, है ना। जो भी हमारा मिशन है कार्यालय का या संगठन का, जो भी हमारा विजन है संगठन का, कार्यालय प्रबंधन का ये दायित्व है कि उस मिशन और विजन के अकॉर्डिंग अपने सभी कार्यों या गतिविधियों या प्रोसीजर्स को हम अलाइन रखें, सारे विभाग एक ही ट्रैक पे चलें, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए काम करें। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समय समय पर सारे विभागों की मीटिंग होनी चाहिए,
कार्य जो भी विभाग काम कर रहे हैं अलग अलग, उनकी समय समय पर उनकी समीक्षा होनी चाहिए, आकलन होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि वो प्रॉपर उद्देश्यों के तहत काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो थर्ड इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कर्मचारी उत्पादकता। अब कर्मचारी आपके यहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन आए दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, है ना। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल भी एक तरह का कार्यालय होता है, स्कूल में भी वो भी एक संगठन है। तो स्कूल में पढ़ाने के नए नए तरीके आ रहे हैं, लोग कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की तकनीकें बदल रही हैं, मॉडल्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना। प्रोजेक्ट लर्निंग आ रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ रहा है, टूल बेस्ड लर्निंग आ रहा है। तो उसको सिखाने के लिए फिर आपको अपने कर्मचारियों की या स्कूल के शिक्षकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? आप जो नई चीज़ आ रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पढ़ाने का कोई नया तरीका आ रहा है, तो उसको आपने क्या करना है? अपने कर्मचारियों को सिखाना है। कैसे सिखाना है? उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको आप वर्कशॉप पे भेजिए, सेमिनार्स वगैरह में भेजिए, तो वो उन चीज़ों को सीखेंगे और उन चीज़ों को सीख के अपने विद्यालय में फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली जब वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तो ग्रोथ भी होगी और आपका विद्यालय डेवलप करेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और कैसे बढ़ सकती है? जब आप एम्प्लॉय को, जैसे मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट स्लाइड में, कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक और तरीका है, जब आप एम्प्लॉय को एक आरामदायक, सुरक्षित, साफ सुथरा और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करते हैं। जब एम्प्लॉय को आरामदायक, सुरक्षित, बिल्कुल कोजी इन्वायरमेंट मिलता है काम का, तो उसका काम में मन लगता है। मान लीजिए आपने अच्छी चेयरें नहीं दी है बैठने की, चेयरों में बैठने में दिक्कत हो रही है, कमर दर्द हो रहा है, बार बार चेयरें चूंचा चूंचा कर रही हैं, तो हो सकता है उनका फिर मन ना करे। गर्मियों में पंखे नहीं हैं, एसी नहीं है, तो काम में उतना एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो जैसा माहौल है, गर्म है, तो एसी, पंखे वगैरह या ठंडे पानी की ज़रूरतें वगैरह समय पर उनकी पूरी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, आपको कार्यालय प्रबंधन को ये जरूर करना है कि अपने कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही आरामदायक और सकारात्मक कार्य वातावरण देना है, जिसमें उनके ओवरऑल यानी टोटल पोटेंशियल को हम बाहर निकाल पाएं और वो कार्यालय के प्रति एक अपनत्व और कमिटमेंट को फील करें। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, चौथा ऑब्जेक्टिव कार्यालय प्रबंधन का। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना प्रबंधन या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कोई भी सूचना जो संगठन से जुड़ी हुई है, जो कर्मचारियों को दी जानी है, वो कर्मचारियों को तुरंत प्रदान की जानी चाहिए, समय पर प्रदान की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल है और उस स्कूल में बाहर से बोर्ड की तरफ से कुछ मैसेज आया, ईमेल आया प्रिंसिपल को ऑफिस में कि फलाने फलाने सिलेबस में ये चेंजेस आ गए हैं, ये चैप्टर हट गए हैं, ये चैप्टर जोड़ दिए हैं। तो तुरंत विदिन जैसे ही वो आपको रिसीव होता है, उसके कुछ ही घंटों में वो संबंधित शिक्षकों तक वो जानकारी पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से उस सिलेबस को पढ़ाएं। तो समयबद्ध पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समयबद्ध। अगर आप एक महीने बाद देंगे, हो सकता है तब तक वो सिलेबस जो हटा दिया गया टीचर ने वो भी पढ़ा दिया है, तो ये तो समय की भी बर्बादी हुई, रिसोर्सेज की भी बर्बादी हुई। तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है, कार्यालय को मिलती है, तो कार्यालय प्रबंधन करने वालों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को सही समय पर तुरंत अपने संबंधित कर्मचारियों, शिक्षकों तक पहुंचाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट, छठा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सर्विस या ग्राहक सेवा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जो सेवा वो देती है, जो भी सेवा हो, मान लो स्कूल दोबारा से हम ले लेते हैं, स्कूल में आप क्या सेवा दे रहे हैं? आप पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो आप
आपका काम या आपके कार्यालय प्रबंधन का ये काम होना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा देने के जो तरीके हैं, जो नवीन तरीके हैं, जो इनोवेशन आ रहा है शिक्षा देने में, है ना, कंप्यूटर के द्वारा, प्रोजेक्टर्स के द्वारा, सिमुलेशन के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, प्रोजेक्ट्स के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, उनको आप लागू करें अपने विद्यालय में और अपनी सेवा यानी शिक्षा देने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहें। तो इससे आप एक तरह से अपने ग्राहकों को, जो आपके छात्र हैं, उनकी बेहतरीन सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके कस्टमर्स की कोई शिकायत हो, सुझाव हो, है ना, कोई वो बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो उसको आप एकदम से सुने, उस पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दें, है ना, और उनकी इंक्वायरीज़ को लीजिए, उनके फीडबैक को लीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी है और अपने सिस्टम को आप धीरे धीरे अपग्रेड करते रहें। तो किसी भी कार्यालय प्रबंधन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कस्टमर को हाई लेवल का सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका कार्यालय प्रगति करेगा, क्योंकि कस्टमर कहते हैं ना, कस्टमर इज़ गॉड, है ना, ग्राहक भगवान है। तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपका फिर संगठन चलाने में फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉस्ट कंट्रोल, 7th, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि आपके कार्यालय प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है कि उसको बजट का ध्यान रखना है, मितव्ययी बनना है, फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, बजट के भीतर रहते हुए सारे खर्चे करने हैं और अनावश्यक व्ययों को से बचना है और बजट प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से रखना है। सारा जितना भी बजट है उसी में अपने समस्त कार्यों को बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरीन यूज़ करना है, जो भी मानव संसाधन है उसका उसी बजट में जो अवेलेबल है। हाँ, आप सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, आप और सोर्सेज ढूंढ सकते हैं बजट के नए, जैसे अगर एक कोई स्कूल है तो वो किसी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो डोनेशंस के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, किसी एनजीओ, ट्रस्ट या फाउंडेशन के साथ एमओयू कर सकता है, तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा फंड्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसका भी, लेकिन वो एक्स्ट्रा फंड भी आपको प्रॉपरली यूज़ करना है, उसका भी बेवजह या फालतू खर्च नहीं करना है। ये देखना जिम्मेदारी होगी कार्यालय प्रबंधन वालों की। और हर चीज़ में आपको निगोशिएशन करना है, कोई किसी से ख़रीदना है, तो जैसे सामान खरीदना है, बल्क में चेयरें खरीदना है, तो देखना है कि कम से कम प्राइस में वो मिल जाएं, निगोशिएशन करना है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको और कम दामों में मिल जाएं तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें आप खर्चा बचाने के लिए, लागत कम करने के लिए कर सकते हैं, जैसे आप एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, आप एलईडी ट्यूबलाइट्स, एलईडी बल्ब्स, एनर्जी सेविंग पंखे, एसी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं अपने स्कूल में, विंड एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टॉयलेट्स बना सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं। तो ये सब किस में आता है? हमारे कॉस्ट कंट्रोल में। और ये सारे काम किसके हैं? कार्यालय प्रबंधन के। ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, अनुपालन और कानूनी आवश्यकताएं। ठीक है। अब किसी भी कार्यालय का ये इम्पॉर्टेंट काम है कि वो ये देखे या सुनिश्चित करे कि सभी प्रासंगिक कानूनों का, जो कानून सरकार के हैं, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, या वो उद्योग मंत्रालय जिससे वो उद्योग या संगठन जुड़ा हुआ है, मतलब अगर कोई स्कूल है तो शिक्षा मंत्रालय के जो विनियमन हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। जैसे स्कूल है तो स्कूल अपने शिक्षा मंत्रालय या बोर्ड के जो विनियम होंगे उनके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उनकी पॉलिसीज़ को लागू करेगा। जैसे एंटी बुलिंग पॉलिसी लागू करेगा, एंटी रैगिंग पॉलिसी लागू करेगा, है ना। आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करेगा जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केसेस को देखता है। तो जो भी नियम, जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, वो स्कूल को मानने
होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लायंस या अनुपालन। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारे कार्यालय प्रबंधन वालों की है। ठीक है, इसके अलावा कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट में एक चीज और आता है, आपको मेंटेन करना है प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, जो कभी भी काम आ सकता है। हो सकता है आरटीआई में आपसे कुछ जानकारी मांग ली जाए, अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप कहाँ से जवाब देंगे। हो सकता है कल कोई केस हो जाए, उस केस में पुराने रिकॉर्ड मांग लिए जाएं, तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा तैयार रखनी होंगी। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड नाइन्थ इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दैट इज सुरक्षा और संरक्षण। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण आपको बनाना है और एक ऐसा माहौल देना है जिसमें वो काम करने के प्रति इच्छुक हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया या बिल्डिंग में फायर लग गई, तो उस स्थिति के लिए क्या आप अपने कर्मचारियों को तैयार कर रहे हैं? तो कार्यालय प्रबंधन का ये भी जिम्मेदारी है कि वो इमरजेंसीज के लिए, चैलेंजिंग सिचुएशंस के लिए अपने कर्मचारियों को तैयार रखे। वो मॉक ड्रिल्स कराते रहे, अर्थक्वेक के लिए, फायर के लिए, सुनामी के लिए, लैंडस्लाइड के लिए, एनिमल अटैक्स के लिए, है ना, किसी भी चीज़ के लिए समय समय पर महीने 2 महीने में मॉक ड्रिल्स कराते रहे। ठीक है ना, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया स्कूल या ऑफिस में, तो कैसे पंपिंग करनी है, उसकी जान कैसे बनानी है। जो 1-8 घंटा किसी को हार्ट अटैक आ गया तो 1-8 घंटा होता है ना अस्पताल ले जाने से पहले का, बहुत क्रूशियल होता है। तो उस समय आपने कैसे उसकी जान बचानी है, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स आपको देनी बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और संरक्षण देना के कार्य सिखाना भी कार्यालय प्रबंधन का काम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, नवाचार और इम्प्रूवमेंट जिसे कहते हैं ना, सुधार, नवाचार और सुधार। तो अगेन वैसे ही जैसे मैंने कहा कि समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, कार्यालय के काम करने के तरीके बदल रहे हैं। पहले हम रजिस्टर्स में काम करते थे, अब सारे कंप्यूटर की फाइल्स में काम होता है, सॉफ्टवेयर्स के द्वारा काम होता है, अकाउंट्स में टैली सॉफ्टवेयर आ गया है ना, ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सैलरी क्रेडिट करना, पंचिंग मशीन्स अटेंडेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जैसा समय आ रहा है, जैसा माहौल बन रहा है, उस माहौल के अकॉर्डिंग ही ऑफिसेस को अपने को ढालना, इनोवेट और मॉडर्न करना चाहिए। तो दिस इज अगेन द वर्क ऑफ ऑफिस, कि वो अपने संगठन में जो भी नई तकनीक आती है, टेक्नोलॉजी आती है, उसको वो लागू करे और इफ़ेक्टिवली लागू करे। तो जब हम नई तकनीक के साथ चलते हैं तो हम लोगों के साथ या दूसरे कार्यालयों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं और एक तरह से प्रतियोगिता में उनके साथ बने रहने की क्षमता हम रखते हैं और कई बार इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करके हम प्रतियोगिता में उनसे आगे भी बढ़ जाते हैं। तो इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इज अनदर ऑब्जेक्टिव। एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो गया लेकिन कोई बात नहीं। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी कार्यालय का। आपको रिकॉर्ड रखना है, समस्त दस्तावेज, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने हैं कंप्यूटर में या फाइल्स में, और उसकी एक अलग से कॉपी भी रखनी है कि मान लीजिए कंप्यूटर में कभी वायरस आ गया, कोई सिस्टम हैक हो गया, तो आपको एक अलग सी कॉपी भी रखनी है रिकॉर्ड्स की, ताकि समय आने पर आप उसका इस्तेमाल कर लिया। जैसे मैंने कहा ना, आरटीआई में मांग लिया, कभी लेबर लॉ से रिलेटेड कोई केस आ गया, तो उसमें आपको ज़रूरत उसकी पड़ सकती है। तो सारे वित्तीय दस्तावेज, जितने भी आपके वित्तीय दस्तावेज हैं, कर्मचारियों से संबंधित रिकॉर्ड हैं, जो भी पत्राचार वगैरह हुए हैं आपके ऑफिस में, उनकी प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग होनी बहुत ही ज़रूरी है। देन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट काम है एक ऑफिस का, वो है 12th फैसिलिटी मैनेजमेंट, सुविधा प्रबंधन।
ठीक है, तो सुविधा प्रबंधन अगेन कार्यालय प्रबंधन का ये काम है कि वो सुनिश्चित करे कि कार्यालय का वातावरण अगेन सुरक्षित और कार्यात्मक हो, है ना, काम के लिए अनुकूल हो। अब काम के लिए अनुकूल कब होगा? जब कर्मचारियों को हम अच्छा वातावरण देंगे, बैठने की अच्छी जगह देंगे, साफ वातावरण देंगे, वॉशरूम्स की अच्छी सुविधा देंगे, वॉशरूम साफ होंगे, साफ पीने का पानी होगा, है ना, उनके ब्रेक में आराम करने के लिए थोड़ी बहुत जगह हो, कैंटीन सुविधा हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, है ना, अगर वो कभी बीमार पड़ गए, बीच में अचानक किसी को चोट चाट लग गई तो उनके लिए फर्स्ट एड वगैरह की सुविधा हो, या कोई नर्सिंग असिस्टेंट हो, तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी देना भी ऑफिस मैनेजमेंट का ही काम होता है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन, और जो आखिरी है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और पीछे भी आ चुका है कि टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, यानी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का मतलब सिंपल इतना है कि आपने तकनीक के साथ चलना है, तकनीक या टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलना है। जो भी नया इनोवेशन आ रहा है, चाहे वो कंप्यूटर्स में, ऑफिस मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर में, टेली सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग में, उसको आपने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट करना है। अपने कंप्यूटर्स को आपने हमेशा अपडेटेड रखना है, उनमें सॉफ्टवेयर जो है उनको अपडेट रखना है, हार्डवेयर्स को अपडेट रखना है, एंटीवायरस का यूज़ करना है, एंटी हैकिंग जो फायरवॉल्स वगैरह है उनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपके रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर्स वगैरह सही से रहें। तो ये 12-13 जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफिस मैनेजमेंट के। मैं आशा करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए होंगे, और अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे ऑफिस के दूसरे क्षेत्र, जैसे कि ऑफिस मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या होती है, वाई डू वी नीड ऑफिस मैनेजमेंट, क्या ऑफिस मैनेजमेंट के बिना काम नहीं चल सकता, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।